ओके, ऑल राइट एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म अगर आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। बढ़िया, सब चल रहा है। प्लीज कंफर्म। Am I audible and visible to you all? Okay, so धीरे धीरे करके सब लोग जुड़ जाओ, फिर हम क्लास करते हैं शुरुआत। मैं एक मिनट फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। Allow me some time to import the file। तब तक सब लोग जुड़ रहे हैं। लकी, दशरथ एंड एवरीवन एल्स जॉइन दिस क्लास। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। ओके, सो आर्ट ऑफ कैलकुलेशन सीरीज में हम लोग पहले 2 क्लासेस कर चुके हैं, क्लास 1 और क्लास 2। और आज हम लोग क्लास 3 करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको शेड्यूल भी बताऊंगा कि ये जो स्पेशल लर्निंग वीक है, इस स्पेशल लर्निंग वीक में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। मतलब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं इसके अलावा भी। मतलब जो बेसिक प्लान था वो था आर्ट ऑफ कैलकुलेशन का, बट आर्ट ऑफ कैलकुलेशन के अलावा भी मैंने कुछ प्लान किया है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो बस धैर्य के साथ बने रहिए मेरे साथ, वो भी आपको बताता हूँ कि क्या है आर्ट ऑफ कैलकुलेशन के अलावा आपके लिए। जस्ट अ मिनट, मेरी फाइल ओपन हो रही है एंड देन उसको इंपोर्ट करूंगा, शुरू करूंगा। बाकी आप सभी बताइए कैसा चल रहा है जीवन, कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई। स्पेशल क्लास इस महीने की मेरी ये पहली स्पेशल क्लास है। थोड़ा कम ले पाया मैं स्पेशल क्लासेस इस बार, बट आगे स्पेशल क्लास की प्रायोरिटी रखेंगे हम लोग। ओके, सो दैट आप लोगों से भी कनेक्शन बना रहे हमारा। सो गिव मी अ मोमेंट, लेट मी क्विकली कन्वर्ट माय फाइल और उसके बाद फिर मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ। फाइल तो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट होगा? प्रॉपर्टीज, एक सेकंड देना बेटा, मैं कॉल करके बोलता हूँ, क्योंकि ये पीपीटी भेजी इन्होंने, पीपीटी इसमें इंपोर्ट होगी नहीं। फाइल सेव इसका ऑप्शन आ नहीं रहा है। एक सेकंड बेटा दे देना मुझे, फिर मैं जस्ट अ सेकंड। हाँ राम, ये मेरे मैक में ना कन्वर्ट नहीं हो रहा है वो पीपीटी पीडीएफ में, तो मुझे आप पीडीएफ भेज दो। हाँ सीधे, हाँ व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, ऑल राइट। तो चलिए, अभी मेरी फाइल आ रही है, तब तक हम लोग थोड़ा शुरुआत करते हैं। तो जरा थोड़ा सा आप लोग अपने बारे में बताएंगे कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो 2000, मैं एक पोल दे रहा हूँ और पोल का आंसर देना है। अगर आप 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ए मार्क करेंगे। अगर आप 2023 का मेंस दे रहे हैं तो आप बी मार्क करेंगे। और अगर आप लेटेस्ट से 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सी मार्क करेंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप नन मार्क करेंगे। ये मैं पोल दे रहा हूँ, जरा मुझे पता चले कि आप लोग किन किन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा जानकारी मिलेगी मुझे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो मैक्सिमम बच्चे 2024 वाले आए हैं इस क्लास में 73%, और 2023 वाले बच्चे भी हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए भी मैं कुछ लेकर आया हूँ, बहुत बढ़िया प्लान किया है मैंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 2024 वाले बच्चों के लिए भी तो बहुत सही है ही है ये जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ओके, सो यू विल गेट बेनिफिट, लॉट बेनिफिट। और कुछ बच्चे 25 वाले भी हैं, तो आपके पास तो वक्त है, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करना है ना। वक्त कभी खराब नहीं करना होता है, वक्त ऐसे आता है और चला जाता है। तो लेट मी क्विकली शो यू कि मेरा जो प्लान है अभी स्पेशल क्लासेस में वो क्या है। तो देखो, ऐसा है कि जो कंफर्म क्लासेस हैं, तो ये तो आपकी आर्ट ऑफ कैलकुलेशन देखो 4 से 5 आज होगी, कल होगी। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज प्लान करी है कि 27 अगस्त को अपने संडे की मैंने कुर्बानी दी है आपके लिए, और मैं प्रोबेबिलिटी नाम का टॉपिक करा रहा हूँ। एक ही दिन में 3 स्पेशल क्लासेस मैंने रखी हैं प्रोबेबिलिटी की, और तीनों 2-2 घंटे की हैं, लगभग 2 घंटे 2 घंटे, और फिर आपका यहाँ 6 से 8 2 घंटे। ठीक है, 2-2 घंटे की 3 क्लासेस मैंने यहाँ रखी हैं। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो प्रायिकता, जो प्रोबेबिलिटी नाम का टॉपिक है जो हॉन्ट करता है, परेशान करता है, वो यहाँ कवर कर दें। ठीक है, इसके अलावा ये आर्ट ऑफ कैलकुलेशन शेड्यूल्ड है। अभी ये स्टैटिस्टिक्स की 2 क्लासेस हैं, टेंटेटिव हैं,
मैंने अभी कंफर्म नहीं किया है कि मैं लूंगा कि नहीं इसको, बट टेंटेटिव है, ये भी प्लान में मैंने बनाया है, देखते हैं कि ये भी ले पाते हैं क्या। और ये तो अभी आपको अगर मैं बताऊं कि मैं स्पेशल क्लासेस में क्या कराने वाला हूं इस पूरे वीक में, तो एक तो आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की 1 2 3 4 5 क्लासेस डन होनी ही होनी है। साथ ही साथ ये प्रोबेबिलिटी की 3 क्लासेस जो हैं आपकी, जो 2-2 घंटे की हैं आपकी, ये भी होनी है। और ये 27 तारीख को हो रही है। एक ही दिन में 3 क्लासेस हैं। टाइमिंग देख लो, 10 से 12, 1:30 से 3:30, 6 से 8। तो ये 6 घंटे में हम लोग प्रोबेबिलिटी को हवा हवा कर देंगे। मतलब पूरा जो प्रोबेबिलिटी में रिक्वायर्ड चीजें हैं, जो मेंस के बच्चे स्पेशली हैं, या अगर आप 2024 एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रोबेबिलिटी का सेशन। ठीक है, अभी हम क्लास की शुरुआत करेंगे। मेरा पीपीटी बेटा आ रहा है, बस फटाक से क्लास की शुरुआत हो जाएगी। लास्ट टाइम जो हमने आर्ट ऑफ कैलकुलेशन पढ़ाया हुआ है, कुछ उसी से रिलेटेड हम थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आदर्श, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कर देते हैं, को बताता हूं मैं। हाँ विकास, मेरी क्लास है यार अभी। ठीक है, मैं क्लास में हूँ अभी। Okay, so let me quickly start the class now. I have the PDF with me. तो एक मिनट, इंपोर्ट करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। डबल एओ के लिए कोर्स बात करूंगा बेटा, मैं एक बार डिस्कस करूंगा जरूर। तो यहाँ पर हमारी आ गई है क्लास की पीडीएफ। ओके, शुरुआत करते हैं बेटा। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेटा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की, यानी भिन्नों की तुलना। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा चुका हूं। कितने लोगों ने वो क्लास करी थी जिसमें हमने भिन्नों की तुलना के बारे में बात करी थी, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की बात करी थी। तो अभी आज क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और सभी लोग बेटा पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि यही चीज आपके साथ जाएगी हमेशा। तो जब भी अध्यापक और आप एक साथ हो, तो कोशिश करो कि अध्यापक से जितना सीख सकते हो सीख लो। और अध्यापक हमेशा कोशिश करता है कि आपको सिखाए, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अभी आप अगले 1 घंटे का वक्त है, 7 मिनट बीत चुके हैं, पढ़ने पे ध्यान देते हैं बस। ठीक है, तो हाँ, मैंने फ्रैक्शंस लिख रखे हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपको चुनना है कौन सा करेक्ट है। आप जरा देखिए, 4/7 एक फ्रैक्शन है, 3/5 एक फ्रैक्शन है, 4/9 एक फ्रैक्शन है, 2/5 एक फ्रैक्शन है। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है करेक्ट। देखिए, सब लोगों ने उत्तर देना शुरू किया है। मेक श्योर करिए कि आपका उत्तर सही भी होना चाहिए। किस तरह से हम प्रेजेंट करें, पता चल पाए कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, इसके हिसाब से आप वैल्यूज को निकाल पाए। तो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहला इसमें क्या करना होता है, जब भी छोटे छोटे फ्रैक्शंस हो, इन फ्रैक्शंस की परसेंटेज वैल्यू आपको मोस्टली पता होती है। जैसे 2/5 में लिख रहा हूं, यहाँ 4/7 है मेरे पास, यहाँ 3/5 है, यहाँ 4/9 है, और यहाँ हमारा 2/5 है। ये वैल्यू 40% के बराबर होती है, ये वैल्यू 60% के बराबर होती है। ये वैल्यू हमारी 9 चौके 36, 9 पचे 45, 40 से 50% के बीच में वैल्यू होती है। और ये हमारी 7 पचे 35, 7 छंग 42 से 50 से 60% के बीच की वैल्यू है। अब देखो, ये लिखते ही सारा ऑर्डर क्लियर हो गया कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू मेरी 3/5 है। 3/5 मेरा हाईएस्ट कहां दिया है, एक यहां दिया हुआ है, एक यहां दिया हुआ है। सबसे छोटी वैल्यू भी इन दोनों जगह ठीक है। अब देखो यहाँ ऑर्डर क्या बनेगा, 3/5 मेरा सबसे बड़ा वैल्यू लेके बैठेगा, फिर मेरा आएगा 4/7, और उसके बाद हमारा ये आएगा 4/9, और फिर हमारा आएगा 2/5। ठीक है, क्या आपका सी उत्तर बिल्कुल सही है? यस, सी इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी को? तो जल्दी से, जैसे इस क्वेश्चन की बात करोगे, छोटे छोटे फ्रैक्शंस हैं, तो आप तुरंत ही बिना समय लगाए हुए इनकी परसेंटेज वैल्यू सोच सकते हैं। और मैंने कैसे लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने 4/7 को 50 से 60 के बीच में लिखा तुरंत। कैसे? क्योंकि मुझे पता है मुझे 400/7 लिखना है। 400/7 को मैं अगर 40 गुना करूंगा या 50 गुना करूंगा तो 350 बनेगा, 60 गुना करूंगा तो 420 बनेगा। इसलिए मैंने कहा था 7 पचे 35, 7 छंग 42, 5 से 6 के बीच में, नहीं 50 से 60 के बीच में। दूसरा एक होता है बेटा परसेंटेज का सेंस लगाना।
सेंस कैसे लगता है ये मैं समझाता हूं। अगर मैंने 4/7 तुम्हारे सामने लिखा है तो ये 7 लिखा हुआ है। 7 का आधा क्या होता है, जिसको हम बोलेंगे 50%, कितना होगा? 3.5 होगा। आपको ये न्यूमरेटर का ऑर्डर देख के पता है कि मेरी वैल्यू 50 से बड़ी है, तो मैं हर बार ये 400/7 नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली मैं 4/7 को 4/7 ही देख रहा हूं, और मुझे पता है कि चूंकि ये इसके आधे के आसपास है तो मेरा परसेंटेज रेंज 50 के आसपास होगा। तो जब मैं कह रहा हूं 7×5 = 35, 7×6 = 42, तो मुझे सोचने में ये वक्त नहीं लग रहा है कि ये 5 और 6 का मतलब 50 और 60 है। जैसे यहाँ 4/9 है, मुझे पता है ये 50 से कम है कि नहीं है? दिस इज लेस देन 50 बिकॉज 9 का आधा 4.5 होता है। तो जब मैं बोलूंगा 9 चौके 36, 9 पचे 45, तो मुझे पता है मैं 40 और 50 की बात कर रहा हूं। सभी लोगों को समझ में आया तो प्लीज थम्स अप हिट करके बता दो कि हाँ सर सबको समझ में आ चुका है, ताकि मैं अगले क्वेश्चन में मूव करूं। पहले क्वेश्चन में मैं स्लो था, अगले में थोड़ा तेजी से डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो फ्रैक्शन कंपैरिजन आप कर पाए इस चीज को। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारे पास फ्रैक्शंस दिए हैं और इन फ्रैक्शंस में आपको बताना है कौन सा बड़ा है। तो मैं देखो ध्यान से क्या बोलूंगा आपको, इसको मैं बोल रहा हूं ए बी, इसको बोल रहा हूं सी, और इसको बोल रहा हूं डी। सो आपको क्या बताना है, ए बड़ा है या बी बड़ा है पहले में, दूसरे में सी बड़ा है या डी बड़ा है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू टेल। तो जरा पहले का कंपैरिजन करिए, और पहले का कंपैरिजन करके कैसे करोगे, दो का तो पोल भी नहीं होता, मैं ट्रू फॉल्स लिखूंगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ए बी से बड़ा है, ऐसे लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं रैंडमली। सी डी से बड़ा है। तो पहला आप बताओ पहले, अगर ट्रू है पहला जो मैंने लिखा, आंसर में मत जाना कि आंसर क्या है। ठीक है, बस आपको बताना है कि ए बी से बड़ा है या नहीं, ट्रू फॉल्स के हिसाब से। ठीक है, 90% लोग कह रहे हैं कि ए बी से बड़ा है। कैसे करेंगे इसको देखिए, 573 है, यहाँ 667 है, यहाँ 552 है, और यहाँ भी हमारा 667 है। अभी तो बहुत आसान है, जिस इसमें डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, वो वैल्यू बड़ी होगी, तो ए बी से बड़ा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरे में आप जाओगे तो आप कहोगे डिनोमिनेटर्स इक्वल है, इक्वल डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 431 और 445 दिया है, न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका दूसरे वाले का, तो ये हमारा गलत है। बल्कि यहाँ पर 445/490 अगर मैं यहाँ लिखूंगा, और यहाँ मैं 431/490 लिखूंगा, तो ये वैल्यू मेरी बड़ी है सेकंड वाली, दिस वैल्यू इज मोर। तो डी इज मोर देन सी। ठीक है, क्लियर है सभी को, समझ में आ रही है बात? तो डिनोमिनेटर सेम होने पे जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी होगी, इसमें कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट फ्रैक्शन में आते हैं। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सेम है, आप बताएंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है। जैसे पहला सवाल है और दूसरा सवाल है, मैं पहले पे फोकस करता हूँ। इसको मैं बोलूंगा ए बी, और मैं लिख रहा हूँ ए मोर देन बी, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ सी मोर देन डी। एक सी है एक डी है, राइट? तो मैं पहले सवाल पे आता हूँ और मैं कह रहा हूँ ए मोर देन बी। आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है बस आपको। ए मोर देन बी ट्रू है या फॉल्स है? यस, क्या बोल रहे हैं मैक्सिमम लोग? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ओके, और बिल्कुल सही बोला आपने कि ये ट्रू है, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर सेम है, और जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, सेम न्यूमरेटर पे न्यूमरेटर सेम हो गए, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी, तो ए बी से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आता हूं सी और डी वाले पे। जरा सी और डी वाले में बताओ कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है? तो मैं आता हूं यहां पर, और आपको बताना है कि इसमें ट्रू है या फॉल्स है। दूसरे स्टेटमेंट बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है जो मैंने लिखा है। इज इट ट्रू और इट इज फॉल्स? ठीक है, न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू हमारी बड़ी होगी। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। कुछ लोग ट्रू बोल रहे हैं, जो ट्रू बोल रहे हैं फॉल्स है, जो फॉल्स बोल रहे हैं वो ट्रू है। क्योंकि बहुत सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो एक्सप्रेशन है इसमें इसका डिनोमिनेटर छोटा है, छोटे डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर डी हमारा सी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सब लोग आप लोग कर रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी दो कंपैरिजन हमें दिए हैं कि हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और बताना है। तो मैं पहला काम ये करूंगा, मैं पहला एग्जांपल यहाँ लिखूंगा, और पहले एग्जांपल में जो दोनों वैल्यूज हैं इनको मैं ए और बी बोलूंगा,
और मैं रैंडमली लिख रहा हूं कि ए हमारा बी हमारा ए से बड़ा है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहले स्टेटमेंट की बात हो रही है, मैंने कहा ए बी ए से बड़ा है, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। आप देखिए, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं कि कैसे होगा। तो मैंने कहा यहाँ पर है 2469 डिवाइडेड बाई 3328, यहाँ पर है हमारा 3747 डिवाइडेड बाई 3112। अब देखिए यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है 2469 और यहाँ जो न्यूमरेटर है 3747, न्यूमरेटर बढ़ गया, यस। डिनोमिनेटर 3328 है, यहाँ 3112 है, डिनोमिनेटर क्या हुआ, कम हो गया। अब न्यूमरेटर जब बढ़ता है तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, डिनोमिनेटर जब घटता है तो ये भी फ्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ाना ही चाहता है। दोनों फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहेंगे तो फ्रैक्शन बढ़ा हुआ मिलेगा, इसलिए इसका स्टेटमेंट ट्रू था और काफी लोगों ने सही उत्तर भी प्रदान दिया यहाँ पर सही उत्तर। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। अब आते हैं इसमें, इसको मैं सी बोलूंगा, इसको मैं डी बोलूंगा, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि आपका सी हमारा डी से छोटा है। क्या बोला मैंने कि हमारा सी डी से छोटा है, मैं कह रहा हूं सी डी से छोटा है। आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसको आप सॉल्व करके बताइए। तब तक मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4345 डिवाइडेड बाई 5134, और यहां मैंने लिखा 4124 डिवाइडेड बाई 5529, और आपसे पूछा मैंने कौन सी वैल्यू बड़ी है। फॉल्स मैंने बोला इस स्टेटमेंट को, ट्रू या फॉल्स क्या है बताओ। मैंने बोला है कि डी सी से बड़ा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसका रीजन क्या है, यहां पर देखिए ध्यान से, ये 4124 है, ये कम हुआ, इस वैल्यू से ये कम हुआ, 4325 से कम हुआ, 5134 से 5529 बढ़ गया। न्यूमरेटर जब घटता है तो फ्रैक्शन को घटाना चाहता है, डिनोमिनेटर जब भी बड़ा हो जाता है वो भी फ्रैक्शन को घटाना चाहता है। अगर दोनों घटाना चाहते हैं तो फ्रैक्शन घट जाएगा, तो ये वैल्यू छोटी होगी, यहां पर आपका ये वैल्यू बड़ा होगा, ये छोटा होगा, इसलिए ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स था। ये गिवन स्टेटमेंट क्या था, गलत था, फॉल्स था। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में बोल रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, एक ए बोलेंगे एक बी बोलेंगे, और मैंने कहा ए मोर देन बी है। मैंने क्या बोला आपका कि ए मोर देन बी है। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए ध्यान से, 375 477 से डिवाइड हो रहा है, 412 501 से डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा ए बी से बड़ा है, ये बता स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आप मार्क करिए, आप मार्क कर रहे हैं, करते रहिए। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग केस हुआ है, और इन केसेस में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहां आपने लिखा 412 बटे 501, ठीक। अब देखिएगा, तो यहां पर होता क्या है कि यहां न्यूमरेटर बढ़ गया और यहां डिनोमिनेटर भी बढ़ गया। जब दोनों बढ़ते हैं, जब दोनों बढ़ते हैं तो हम तुरंत नहीं बोल सकते कि क्या हुआ है, राइट, वी डोंट नो। ये न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो ये फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है, यहां डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को घटाना चाहता है। अब दोनों में कौन डोमिनेट करेगा ये हमको मालूम नहीं है। इसको पता करने का एक सिंपल सा टूल होता है, वो होता है परसेंटेज चेंज। तो इसमें जो हथियार आपको लगाना है वो हथियार है कि हम प्रतिशत बदलाव यानी परसेंटेज चेंज का इस्तेमाल करके देखेंगे कि कौन डोमिनेट कर रहा है, वही हमारा उत्तर देगा। 375 अगर 412 बन रहा है तो आपने कहा यहां 37 का बदलाव है। 477 अगर 501 बन रहा है तो आपका जो बदलाव है वो 23 1 24 का है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप कहोगे न्यूमरेटर का जो प्रतिशत बदलाव है वो लगभग 10% है। 10 है नहीं, 10 से कम है, बट 10 के आसपास है। ये जो डिनोमिनेटर का प्रतिशत बदलाव है ये मुझे दिख रहा है कि 48, ये 5% के आसपास है। तो ये वैल्यू लगभग 5% है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 477 है तो 480 के आसपास है। अब 480 का आधा 240 होता है, तो ये 5% के आसपास है, वाइल न्यूमरेटर का चेंज 10% के आसपास है। तो इसमें कोई शंका नहीं कि यहां पर न्यूमरेटर का परसेंटेज चेंज ज्यादा है, न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है। जब न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा तो वही होगा जो न्यूमरेटर चाहता है। न्यूमरेटर क्या चाहता है, यहां पर बढ़ाना चाहता है, तो ये बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी। इसलिए जितने लोगों ने भी इसको ट्रू बोला था वो फॉल्स थे। इसका करेक्ट उत्तर है फॉल्स। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट इज फॉल्स। कितने लोगों को समझ में आया, बोलो यस, क्लियर हो गया, बात समझ में आई। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। अब होगा क्या, वो डिसाइड करेगा किसका परसेंटेज चेंज ज्यादा है, कौन ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, कौन ज्यादा तेजी से फॉल कर रहा है। यहां न्यूमरेटर का परसेंटेज चेंज डिनोमिनेटर से ज्यादा है, न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा, तो वही होगा जो न्यूमरेटर चाहता है। न्यूमरेटर चाहता है बढ़ जाऊं, तो फ्रैक्शन पूरा बढ़ जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ऐसा बोल देता हूं, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मुझे उत्तर नहीं पता है, मैंने भी सॉल्व तो नहीं किया है, बस आपको दे दिया कि आप सॉल्व करके लगाने के लिए कुछ होना चाहिए आपके पास। तो 871 डिवाइडेड बाई 942 और 801 डिवाइडेड बाई 852, न्यूमरेटर कम हुआ, डिनोमिनेटर भी कम हुआ। अब दोनों कम होंगे तो घटता हुआ न्यूमरेटर फ्रैक्शन को घटाना चाहता है, घटता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है। क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मुझे पता करना पड़ेगा। तो मैं यहां गया और मैंने देखा कि यहां पर ये वैल्यू 70 से गिरी, मैं यहां गया और मैंने चेक किया तो देखा यहां वैल्यू 90 से गिरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसका परसेंटेज चेंज डोमिनेट करेगा, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि क्या होना है। ठीक है, तो अब मुझे आप एक बात बताओ कि ये जो 70 का चेंज है 871 के ऊपर और ये 90 का चेंज जो है इसके ऊपर, इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है, दैट इज क्रुशियल। तो आप कहोगे 9 के आसपास ये भी है और 9 के आसपास ये भी है, बट हु इज गोइंग टू डोमिनेट इज समथिंग वेरी वेरी क्रुशियल टू नो। कोई बताएगा मुझे कि कैसे करें इस सवाल को। आपको अब पता करना है कि 70/871 का परसेंटेज चेंज ज्यादा है या 942 और 90 का परसेंटेज चेंज ज्यादा है। सिंपल है, देखना कोई मुश्किल नहीं है। देखो आप एक चीज क्लियर है यहां पर, देखो आंसर 9 है, ये 90% से ज्यादा है और ये 90% से कम है। 90 नहीं बोलना चाहिए मुझे, बिल्कुल 9 बोलना चाहिए। मोर देन 9%, दिस इज लेस देन 9%। ये साफ साफ दिख रहा है। कैसे? देखो, इसका 1% 9.4 होगा। 9 गुना जाओगे तो 9 9 81, 81 के ऊपर जाएंगे, बट 90 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो ये 9% से बड़ा हो गया, 10 से छोटा हो गया। यहां इसका 1% 8.7 होगा। 9 बार अगर आप जाते हो, 9 बार अगर जाते हो तो 9 72 हो गया सीधे। 9 से ऊपर निकल गया, मतलब 72 से इससे ऊपर निकल गया, तो ये 9% से कम है। तो अगर डोमिनेशन की मैं यहां बात करूंगा तो डोमिनेशन डिनोमिनेटर का है। यहां पर कौन डोमिनेट कर रहा है? डिनोमिनेटर का परसेंटेज डिक्रीज ज्यादा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर का ज्यादा है, यहां पर वो ज्यादा परसेंटेज डिक्रीज ले रहा है। तो डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा तो वही होगा जो डिनोमिनेटर चाहता है। डिनोमिनेटर क्या चाहता है? खुद घट रहा है, फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है, तो फ्रैक्शन मुझे बढ़ा हुआ मिलेगा। इस केस में ये स्टेटमेंट आपका ए मोर देन बी इज ट्रू, ए लेस देन बी इज ट्रू। मैंने अभी ज्वाइन किया, प्लीज बता दीजिए बड़ा छोटा कैसे देखते हैं। धर्मेंद्र, इसके लिए मैंने आर्ट ऑफ कैलकुलेशन 1 और आर्ट ऑफ कैलकुलेशन 2 दो स्पेशल क्लासेस पढ़ा रखी हैं। पहले उसको पढ़ोगे तो इसका लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस लॉजिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो दैट विल मेक श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि वो मैंने बहुत विस्तार में समझाया है। तो एक बार उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देख के नोट्स बना लेना। ठीक है, तब तक आप इस क्लास को अटेंड करते रहो, समझोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ध्यान से। ये ए है और ये बी है। मैं ऐसे रैंडमली लिख देता हूं कि बी मोर देन ए है, ताकि आप ट्रू फॉल्स लगा पाए अगर लगाने का मन है। इनको कंपेयर करना है, बताना है कौन सा फ्रैक्शन इसमें बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन इसमें ग्रेटर है। तो जो फ्रैक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, आप कहोगे कि 477/370 है यहाँ पर, और यहाँ पर 517 डिवाइडेड बाई 420 है। ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू भी क्या हुई? बढ़ गई। दोनों जब बढ़ते हैं तो समस्या होती है, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ता है तो बढ़ाना चाहता है, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो घटाना चाहता है। अब हमें देखना पड़ेगा क्या हुआ। तो आप कहोगे डिनोमिनेटर में जो चेंज है वो 50 का है, न्यूमरेटर में जो चेंज है वो 40 का है। अब मजेदार बात देखना है, यहाँ पर 40 का चेंज 477 पे 10% से कम है। 50 का चेंज 370 पे 10% से डेफिनेटली बड़ा है, क्योंकि इसका 10% 37 होगा और इसका 10% 47.7 है। तो कौन डोमिनेट कर रहा है? आपने कहा डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है। तो क्या होगा जो डिनोमिनेटर चाहता है? डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को घटाना चाहता है, तो फ्रैक्शन घटा हुआ मिलेगा, पहला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ लिखा है फॉल्स था। ठीक है, तो फॉल्स बोला था 48% लोगों ने, तो 48% लोग सही थे। ठीक है,
क्लियर है कि नहीं? यस भाई, 40 का चेंज 477 पे। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि छोटा चेंज बड़े बेस पे, बड़ा चेंज छोटे बेस पे। तो बड़ा चेंज छोटे बेस पे परसेंटेज में बड़ा होगा, तो डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा, और अगर डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा तो वही होगा डिनोमिनेटर चाहता है। यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, फ्रैक्शन घटाना चाहता है, तो फ्रैक्शन घटा हुआ मिलेगा, नहीं पहला फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैं फिर से लिखता हूँ, ये ए और ये बी, ए मोर देन बी। अब आप ट्रू फॉल्स यूज करके अपना मार्क करो। तो लेट्स कंपेयर फ्रैक्शन एंड डिटरमाइन कि व्हिच इज ग्रेटर। तो आपने कहा यहां मेरे पास है 257 डिवाइडेड बाई 310, यहां पर है हमारे पास 282 डिवाइडेड बाई 335। 257 से 282 बढ़ा, 310 से 335 बढ़ा, दोनों बढ़े, तो बढ़ता हुआ फ्रैक्शन न्यूमरेटर बढ़ाना चाहता है, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर घटाना चाहता है। देन मैं यहां पर आऊंगा, इसका चेंज देखूंगा तो 57 से 82 का चेंज कितना है। आपको भी ये 25 का चेंज है, तो यहाँ 25 लिखिए। यहां भी चेंज 25 का ही है। मजेदार बात क्या है, 25 का चेंज 257 पे बड़ा होगा या 25 का चेंज 310 पे बड़ा होगा? जिसका बेस छोटा वो परसेंटेज बड़ा, क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों बराबर है। ये छोटा बेस है तो ये बड़ा होगा, तो यहाँ पर डोमिनेट कौन कर जाएगा? न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शन क्या हुआ? बड़ा हुआ मिलेगा। तो अब ये फ्रैक्शन बड़ा होगा हमारा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था यहाँ पर, ये फॉल्स था। ये स्टेटमेंट फॉल्स था क्योंकि दूसरा पहले से बड़ा आया। क्लियर हुआ? दोनों में 25 का चेंज है, 25 का चेंज है, और 25 के चेंज में कौन सा परसेंटेज चेंज बड़ा होगा? जिसका बेस छोटा होगा। छोटे बेस पर परसेंटेज चेंज ज्यादा होता है। जैसे 25 100 पर 25% होता है, लेकिन वही 25 200 पे 50% होता है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? से यस, अगर ये क्लियर है मेरी बात तो देयरफॉर आप कहोगे कि आपकी जो वैल्यू करेक्ट है वो ये न्यूमरेटर b इज मोर देन a इज नॉट मोर देन b। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से मैं लिख देता हूं a मोर देन b, और हमें कंपेयर करना है, चेक करना है। आपको ट्रू फॉल्स देता हूं, आप लगाओ और हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। 452 बटे 370 यहां लिख रहा हूं मैं, 452 बटे 370, और यहां पर मैंने लिखा 440 बटे 358। हमने कहा ये गिरा, ये भी गिरा, ये गिरा 12 से, ये भी गिरा 12 से। 12 से दोनों गिरे, तो डोमिनेट कौन करेगा? यहां ऐसे भी मार्क कर दो, ये न्यूमरेटर चाहता है, ये डिनोमिनेटर चाहता है। आपने कहा 12 का चेंज 370 पे ज्यादा परसेंटेज होगा देन 12 का चेंज 452 पे। लेसर बेस मोर परसेंटेज, तो डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा, तो वही होगा जो डिनोमिनेटर चाहता है। डिनोमिनेटर बढ़ाना चाहता है तो बढ़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने दिया था ये भी फॉल्स। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर लो। 37% लोगों ने फॉल्स बोला था वो ट्रू थे, और जिन लोगों ने ट्रू बोला था वो फॉल्स थे। डोमिनेट मतलब समझ में नहीं आ रहा धर्मेंद्र जी? क्लास 1 और क्लास 2। डोमिनेशन का सिंपल सा देखिए मतलब ये होता है कि जिसका परसेंटेज चेंज मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा वो डोमिनेट करेगा। सिंपल। जैसे दो फोर्सेस हैं, जिसका मैग्नीट्यूड फोर्स का ज्यादा है वो डोमिनेट करेगा, तो जिसका परसेंटेज चेंज ज्यादा है वो डोमिनेट करेगा। ये मतलब है मेरा कहने का मतलब। तो डोमिनेशन को डिनोमिनेटर से कंसीडर नहीं करना है। ऐसे कंफ्यूज मत होइए कि मैं डिनोमिनेटर को डोमिनेशन बोल रहा हूं, क्या नहीं। जिसका परसेंटेज चेंज ज्यादा है वो डोमिनेट करेगा, और जो डोमिनेट करेगा वही डिसाइड करेगा कि फ्रैक्शन में क्या होगा। जैसे इस केस में डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर का परसेंटेज चेंज ज्यादा है, तो वो डिसाइड करेगा कि फ्रैक्शन में क्या होगा। और डिनोमिनेटर जब बढ़ता है तो फ्रैक्शन को घटाता है। सॉरी, डिनोमिनेटर क्या कर रहा है यहाँ पर देखो, डिनोमिनेटर खुद घट रहा है, फ्रैक्शन को बढ़ाना चाह रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा तो वही होगा जो डिनोमिनेटर चाहता है, फ्रैक्शन को बढ़ा देगा ये, इसलिए फ्रैक्शन बढ़ा हुआ है। आशा करता हूं मेरी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ढेर सारे फ्रैक्शंस हैं, एक एक करके शुरू करेंगे। पहले हम करेंगे पहला शुरू, ठीक है। इसमें मैं पोल कैसे दूं तुमको? परसेंटेज चेंज कैसे देखते हैं? मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखा। देखिए, जब तक आप फर्स्ट और सेकंड क्लास धर्मेंद्र जी नहीं देखेंगे तब तक उसको मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा। आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप ओपन होके बैठोगे तो ही समझ पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज चलती रहेगी कि मैंने 2 क्लास पढ़ी नहीं है। मैं समझा रहा हूं कि 12 का चेन 370 पे ज्यादा होगा कंपेयर टू 12 का चेन 450 पे। जहां बेस बड़ा है वहां परसेंटेज छोटा होगा। बट फिर भी आप वो 2 क्लासेस कर लेना बाद में, अभी इस क्लास में बने रहो एटलीस्ट, ठीक है।
तो पहले फ्रैक्शन में हम आ जाते हैं और पहला फ्रैक्शन हमारा है 31/39, 33/35, 35/37, 37/39। आप लोग ऐसा करो, चैट में ही मार दो एबीसीडी के हिसाब से क्या ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, जो सबसे छोटा उसको पहले लिखना और जो सबसे बड़ा हो उसको सबसे लास्ट में लिखना, एबीसीडी के हिसाब से चैट में लिखो, ठीक है। क्योंकि 4 के अरेंजमेंट बनाने बैठ जाएंगे अगर हम, तो कितने बनेंगे, 12 ऑप्शन नहीं लिख सकते। देखो, सबसे बड़ी वैल्यू पहले पता करते हैं कौन सी है। ओके, सबसे छोटी में तो कोई शंका ही नहीं है, ए 31/39 सबसे छोटा दिख रहा है साफ साफ, तो ये सबसे छोटा हो गया। इन तीनों को ध्यान से देखो, एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि यहां 2 बढ़ा, यहां 2 बढ़ा, फिर यहां 2 बढ़ा, फिर यहां 2 बढ़ा। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चेंजेस होते हैं, या फिर हम कहें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर बराबर होता है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वैल्यू सबसे बड़ी हो जाती है। तो यहां जो ऑर्डर लिखा है वही ऑर्डर भी है, तो असेंडिंग ऑर्डर यही है। मैंने क्या बोला कि 33/35 जो है और 35/37 में, 33/35 में ये बड़ा होगा। क्यों होगा? इसके 2 कारण है। एक तो सिंपल सा लॉजिक होता है जो मैंने पढ़ाया था आर्ट ऑफ कैलकुलेशन 1 या 2 में, कि अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन 1 से छोटा हो, तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर अंतर हो, जैसे 2 और 2 का अंतर है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होता है। यही चीज होल्ड करती है यहां पर भी। 37 और 39 में 2 का ही अंतर है, 2 का ही अंतर है, सबसे बड़ा ये न्यूमरेटर तो सबसे बड़ा होगा, तो ये ऑर्डर होल्ड करेगा। इसको आप परसेंटेज से भी चेक कर सकते हो कि 33 से 35 जाने में 2 बदलाव, 35 से 37 जाने में 2 बदलाव, कौन डोमिनेट करेगा जरा बताओ। आप कहोगे यहां पर 2 का चेंज 33 पे बड़ा होगा देन 2 का चेंज 35 पे, क्योंकि 33 छोटा है, छोटा बेस बड़ा परसेंटेज, ये डोमिनेट करेगा। तो वही होगा जो न्यूमरेटर चाहता है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो इसी तरह से ये पूरा ऑर्डर क्रिएट हो गया कि एबीसीडी बनेगा। पहले में ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरे में। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैं यहां लिखता हूं और सेकंड का ऑर्डर हम लिखते हैं 23/27। आप लोग वही काम करेंगे, कमेंट का यूज करेंगे और एबीसीडी के हिसाब से मुझे लिख के बता देंगे कि भाई हमारा उत्तर असेंडिंग ऑर्डर में ऐसा है, दूसरे का। ठीक है, लिख देना कि किसका लिख रहे हो, दूसरे का लिख रहे हो, तीसरे का लिख रहे हो, चौथे का लिख रहे हो, लिख के बताना। तो अगर मैं यहां आऊं और मैं देखना शुरू करूं, भाई सबसे बड़ा गैप यहां मुझे दिख रहा है 21 और 28, और यही सबसे छोटा भी है। बेसिकली 7 3 21, 7 4 28, क्योंकि यहाँ 23 है, 27 है, 26 पे 29 है, 29 पे 32 है। तो द लीस्ट वैल्यू इज क्लियरली 21/28। ठीक है, तो मैं सी लिखूंगा, ए बी सी डी। अगर मैं आता हूं तो यहां मैं सी यानी 21/28 को सबसे नीचे डाल देता हूं, सबसे छोटा है। अब जो वैल्यूज मेरे पास बच रही हैं वो बच रही हैं 23/27, 26/29 एंड 29/32। लेटेस्ट कंपेयर देम। जैसे इन दोनों को मैं पहले कंपेयर करूं, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये बड़ा होगा, 26 3 29, 29 3 32, इक्वल चेंज, बड़ा न्यूमरेटर बड़ी वैल्यू। ये आप देख लो कि 3/26 परसेंटेज में ज्यादा होगा 3/29 से। तो इन दोनों में भी मुझे कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा इन वैल्यूज को। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से कैसे कंपेयर करेंगे। इसमें मैंने कहा कि 23 से हम गए 26 3, 27 से हम गए 29 2। ओके, क्लियर है? कौन डोमिनेट करेगा, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर का परसेंटेज चेंज 3 जो है वो 10% से बड़ा है, डिनोमिनेटर ये 10% से कम है। न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा, जो वही होगा जो न्यूमरेटर चाहता है। न्यूमरेटर बढ़ रहा है, बढ़ना चाहेगा, तो ये वैल्यू जो है ये इससे बड़ी है, मोर देन दिस। लेकिन ये ध्यान देना, ये इससे बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, तो क्या हमें ऑर्डर मिल गया, यस और नो? सही ऑर्डर मिल गया कि नहीं? मैंने कहा ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो ऑर्डर मिल गया ना, ये सबसे छोटा है। तो आप कहोगे सी मिलेगा, फिर ए मिलेगा, उसके बाद बी मिलेगा,
और फिर डी मिलेगा। ऑर्डर मिल गया बेटा, 23/27 ये हो गया, 26/29 ये हो गया, एंड 29/32 आपका ये हो गया। तो CABD इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए इस पर्टिकुलर प्रश्न में। अब हम आते हैं और हम बात करेंगे अब अगले प्रश्न की, जो कि तीसरा है, थर्ड। 29/26, 24/11, 27/23 और 23/15। जैसे ही आप देखोगे आपको यहाँ हाईएस्ट तुरंत पता चल जाएगा। सारी वैल्यूज एक से बड़ी हैं, बट ये तो देखो 11 2 से बड़ी है। सब वैल्यू एक, ये 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। ये वैल्यू जो है ये 1 2 से ही बड़ी है, तो हाईएस्ट मुझे मिल गया कि बी मेरा हाईएस्ट है। अब बी को हटा दो यहां से, बाकी जो बचा वो देखो, 26 29। अरे यार रुको यार, फोन को पहले लगाए ना एयरप्लेन मोड में, ना लोग जीने नहीं देते। एक बार उठाओ दोबारा तुरंत कर देंगे, दोबारा में उठाओ गुस्सा भी हो जाते हैं। तो बी हाईएस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर कैसे कैसे वैल्यूज को करना है। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1 + 3/26, 1 + 4/23, 1 + 8/15। अब बहुत ध्यान से देखना, आप सब कुछ यही मिलने वाला है। ये जो वैल्यूज है 1 1 1 अब तीनों में है। सबसे बड़ी वैल्यू कहां लिखी है? 8/15। लीस्ट डिनोमिनेटर हाईएस्ट न्यूमरेटर विल बी हाईएस्ट। तो ये सेकंड हाईएस्ट मुझे मिलेगा, जो कि होगा डी। देखो 1 1 1 सब में है, अब कंपैरिजन हमें इन वैल्यूज में करना है जो बची हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि 8/15 में तीनों फ्रैक्शंस में से न्यूमरेटर हाईएस्ट है, डिनोमिनेटर लोवेस्ट, ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी। लीस्ट, सोचिएगा, हाईएस्ट न्यूमरेटर लीस्ट डिनोमिनेटर विल बी हाईएस्ट। तो डी को हमने हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट बोला, इसलिए। फिर इन दोनों में देखो कौन वैल्यू बड़ी है। यहां देखो ये 3 है, 4 3 से बड़ा है, 26 से 23 छोटा है। बड़ा न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर अगेन बड़ा होगा, तो ये सी जो है इसके बाद आएगा। एंड देन हमारा एक बी हाईएस्ट हो गया था, ए यहां आ जाएगा। ACBD हमारा ऑर्डर होगा तीसरे का। ये एबिलिटी अपने अंदर आपको लानी है। फ्रैक्शन कंपैरिजन बिकम सुपर इंपॉर्टेंट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। और DI की तो बात ही मत करो, DI में तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब ही नहीं है। आते हैं चौथे पे। चौथे का उत्तर किसने निकाला? हेमेंद्र ने। बहुत बढ़िया, हेमेंद्र ने चौथे का उत्तर निकाल लिया। हम लोग यहाँ पीछे रह गए यार। 41/47, 31/37, 17/23, 25/31। वी हैव टू फिगर आउट कि इसमें कौन सी वैल्यू सही है। ठीक है, कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है, कौन सी बड़ी लोएस्ट है। फिर से हम कहेंगे A, B, C एंड D। जरा पहले सिंपल ऑब्जर्वेशन से कोशिश करो कि क्या हम कुछ ऐसा देख पा रहे हैं कि हमें सबसे बड़ी वैल्यू का अनुमान लगे। ठीक है, बताएगा इसमें कौन सी वैल्यू सबसे हाईएस्ट प्रतीत हो रही है। कोई कॉमन पैटर्न आपको दिख रहा है? यस, देयर इज अ वेरी सिंपल पैटर्न कि हर नंबर में 6 का अंतर है। जब भी इक्वल डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिले, तो एक चीज देखो कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपने कहा यस, प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, सब में 6 का अंतर है। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो आप कहोगे A सबसे बड़ा होगा, यहां B आएगा, यहां D आएगा आपका, एंड C सबसे छोटा होगा। CDA प्रॉपर नहीं है? प्रॉपर ही है बेटा। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही है पहली बात तो। और प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंसेस हर वैल्यू में इक्वल हैं, तो सबसे बड़े न्यूमरेटर का जो मान होगा सबसे बड़ा होगा। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े न्यूमरेटर का जो मान होगा वो सबसे बड़ा है।
ठीक है, क्लियर? तो द ऑर्डर इज CDBA। होप चीजें क्लियर हो रही हैं। अब हमने 3 डिजिट के नंबर का डिवीजन किया था, अगर आपको याद है कैसे किया था, एक बार बेसिक रिवाइज करा देता हूं। मैंने ये कहा था आपसे कि लेट्स से एक नंबर है, मान लिया 557 अपॉन 882 लेट्स से, और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने का एक बहुत छोटा तरीका होता है कि पहले इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। स्टेप नंबर 1, इसकी आप अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करो। अप्रॉक्स वैल्यू में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। कैसे अप्रॉक्स वैल्यू लिखी जाती है? ये नंबर को बढ़ा के हम 600 लेते हैं और इस नंबर को बढ़ा के 900 लेते हैं। अच्छा, दोनों को बढ़ाने से क्या फायदा होता है आपको पता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन को घटाना चाहेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, इससे बैलेंसिंग होती है। तो ये दोनों को बढ़ा सकते हैं, नियरेस्ट सेंचुरी नंबर तक लेके जाओ, 600/900 बनेगा, जिसको हम बोलेंगे कि ये हमारा 2/3 के बराबर है, 2/3। अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी? 2/3। जब आप अप्रॉक्स वैल्यू को निकाल लें तो अगला स्टेप ये होता है इस केस में कि आप डिनोमिनेटर को मनचाहा डिनोमिनेटर बना लें। जैसे यहां आपके पास लिखा हुआ है 882, यहां आपके सामने 557, तो अब डिनोमिनेटर को हम मनचाहा डिनोमिनेटर बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हम 18 जोड़ेंगे, और अगर हम 18 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900 यानी 900। लेकिन जब हम यहाँ 18 जोड़ेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इस फ्रैक्शन की अप्रॉक्स वैल्यू 18 से अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो हमारा न्यूमरेटर 3 छक 18 6 दूनी 12 से बढ़ेगा। और ये क्या कर रहा हूं ये भी मैं आपको समझाता हूं। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 569। तो डिनोमिनेटर 18 बढ़ा के मैंने अपनी मन मर्जी का डिनोमिनेटर लिखा, तो न्यूमरेटर में भी उसी रेशियो के करेस्पॉन्डिंग बढ़ा के मैंने ये वैल्यू लिखी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मेरे पास कोई भी रेशियो A/B है और मैं उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं ऐसी वैल्यू जोड़ूं कि उनका रेशियो भी A/B हो, तो मजेदार बात ये होती है कि ये रेशियो बदलता नहीं है, रेशियो डज नॉट चेंज। ये वैल्यू अगेन A/B के बराबर हो जाती है। मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैंने इस रेशियो का एक अप्रोक्सीमेटेड रेशियो निकाला हुआ है। तो जब मैं डिनोमिनेटर को बदल रहा हूं 18 से, तो मैं उस अप्रोक्सीमेटेड रेशियो का यूज करके न्यूमरेटर बदल रहा हूं, ताकि ये जो वैल्यू आए वो एक्चुअल वैल्यू के एग्जैक्ट होगी, क्योंकि ये भी अप्रोक्सीमेटेड रेशियो है, बट ये वैल्यू काफी हद तक सही होगी। आपको निकलवा के मैं कैलकुलेटर से मैच करा दूंगा। अब इसको अगर हम 900 से डिवाइड करें तो जरा बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी? आपको अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो पहले तो दशमलव लग जाएगा, 9 छक 54 हुआ, 9 बचा, 9 तिरिक 27 हो गया, फिर 2/9 है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ऐसे करके। तो ये वैल्यू आपकी आई जब हमने इसको सॉल्व किया, तो 557/900 की वैल्यू 0.6322 आई। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि अगर आप इसको कैलकुलेटर से एग्जैक्टली निकालते तो कैलकुलेटर से कितनी वैल्यू आ, जरा निकाल के देखो। आप कैलकुलेटर में अगर 557/882 टाइप करेंगे तो ये वैल्यू इतनी आएगी। कैलकुलेटर की वैल्यू मैं लिख रहा हूं आपके सामने, 0.6315, विच इज फेयर, बिकॉज अगर मैं इसको परसेंटेज में व्यक्त करूं तो मैं कहूंगा 63.2%, मैं इसको परसेंटेज में व्यक्त करूंगा तो मैं कहूंगा 63.15%। तो जो परसेंटेज एरर है वो सिर्फ 0.07% की है। दैट्स गुड। 0.07 का अंतर आया तो ये बुरा नहीं है, तो ठीक ठाक है। हम एक्चुअल आंसर के करीब तो पहुंचे ना। यही चाहिए होता है हमें क्वेश्चंस में। कोई ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर। 557/882 की एग्जैक्ट कैलकुलेशन विल बी डैम डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। अब मैं बताता हूं इसको अप्रोक्सीमेट करने का एक तरीका और भी है। हम इसको 5/8 के अप्रोक्सीमेट कर लें, यहां से 57 उड़ा दें, यहां से 82 उड़ा दें। तो अप्रोक्सीमेट कई तरीके से किया जा सकता है। जब ये प्रोसेस पूरी तरह से लाते हो आप, सीधे ऐसा नहीं कि इसको 2/3 बोल दिया, क्योंकि देखो 2/3 की जो वैल्यू है ना, ये तो 66 2/3% है। और अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट कर दें 5/8 तो आप कहोगे इसकी वैल्यू 62.5% है। बट जब हम करेक्शन मेथोडोलॉजी लगा रहे हैं तो देखो ये ऑप्शन है 63.22 से 0.28 का गैप रख रहा है, और ये ऑप्शन तो बहुत ज्यादा गैप रख रहा है, बहुत आगे है।
लेकिन जब हम ये करेक्शन मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, ये वाली, इससे जो ऑप्शन आता है वो बहुत करीब होता है एक्चुअल। तो फेयर एनफ अच्छा तरीका है कि भाई हम काफी करीब पहुंच रहे हैं एक्चुअल आंसर। आवाज फंस रही है, कट रही, तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार अपना पेज, एक सेकंड के लिए मुझे। पेज रिफ्रेश, आप सही है? बताइए, क्या मेरी आवाज मधुर तरीके से पहुंच रही है आपके कानों में? आप कहोगे सर आवाज ही कर्कश है, मधुर कहां से हो जाएगी? मधुर तो उनकी आवाज है। है ना? ठीक है, चलो अब इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। जैसे एक नंबर मुझे दिया है 767 अपॉन 976। कोयल सी बोली है उनकी। लगती है, उम्र ऐसी होती है ना तुम लोगों की, कि वो बोली जो है कोयल जैसी ही लगती है, बाद में कर्कशा लगने लगती है। कहते हैं जीवन, कहते हैं कि जीवन जादू का खिलौना है, जो मिल जाए वो मिट्टी और जो ना मिले वो सोना है ना? चलो 767 अपॉन 76 हमें निकालना है। शायरी खत्म, क्लास चालू। ठीक है, आप कहोगे इसका जो अप्रोक्सीमेशन होगा, पहले हम अप्रोक्स रेशियो निकालेंगे। अप्रोक्स रेशियो क्या लिखेंगे हम कहेंगे 767 को हम 800 लिखेंगे, 976 को हम क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। ये दोनों जीरो कटेंगे, फिर ये 4/5 के बराबर होगी। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट रेशियो हो गया 4/5। अब हम क्या करेंगे, इस 767 अपॉन 976 जो मेरी वैल्यू है, इसमें हम डिनोमिनेटर को बनाएंगे 1000, विच इज 24 मोर। आप कहोगे ये हमने कितना गुना किया है, जरा ध्यान से देखो। 4.8 टाइम्स है इसका, ये इसका 4.8 टाइम्स है। 5 का 4.8 गुना 24 होता है, तो मैं इसका भी 4.8 टाइम लिखूं, ये 19.2 आएगा। तो यहां मैं 19.2 लगभग बढ़ाऊंगा, आप 20 बढ़ा के 0.8 कम कर लो, तो 786.8। तो द परसेंटेज टर्न्स आउट टू बी 78.68%। कैलकुलेटर निकालो, और कैलकुलेटर निकाल के तुरंत चेक करो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ताकि विश्वास तुम्हारा पैदा होता है। 78.58 इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो ये हमारी आई अभी जो हमने सॉल्व किया है, और अगर हम इसको कैलकुलेटर से निकालते तो ये वैल्यू आती 78.59% अप्रॉक्स। फेयर इनफ, 0.09 का गैप, कोई दिक्कत नहीं, सही है, अच्छा। अब आते हैं अगली वैल्यू पे, जो कि है आपका 223 अपॉन 571। व्हाट टू डू हियर? आप कहोगे इसको बना लेते हैं 600 और इसको बना लेते हैं 2300। तो कुछ 23/6 का अप्रोक्सीमेशन प्रतीत हो रहा है आपको? यस। फिर हम कहेंगे हम इस 571 को अगर 600 बनाते हैं तो हमने कितना इंक्रीज किया? आपने कहा 29। अब 29 का जो इंक्रीज है ये 6 के हिसाब से कितने गुना है? लगभग 5 गुना है, लगभग 5 गुना है, 5 गुने से एक कम है। ठीक है, तो 5 ही गुना बोलते हैं। इट्स नॉट लाइक कि बहुत डेसिमल वगैरह में घुसने लगे, 5 गुना से थोड़ा कम है। ठीक है, इसका 5 गुना डाल लो। ओके, इसका अगर आप 5 गुना निकालोगे 3 115 आएगा। 115 थोड़ा कम, 110 जोड़ देते हैं, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 2333 बटे 600। डिवाइड करते हैं इसको। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहां आएगा 6 3 18, 6 48, 6 48, 6 48, लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट।
ठीक है, अब मैं इसका कैलकुलेटर से वैल्यू निकालूंगा। यहां पर एक बहुत सीख तुम्हें मिलेगी अभी, 2223 डिवाइडेड बाय 571, एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है 3.893। सो इट्स फेयर इनफ। अब देखो एक चीज मैंने यहां पर लिखी थी, मैंने इसको 110 जोड़ा, क्यों सोचा कभी तुमने? एक्चुअली में रेशियो 4 के आसपास है, 4:1। तो एनी चेंज ऑफ 1 हियर इज इक्विवेलेंट टू ए चेंज ऑफ 4 ओवर हियर, लगभग। तो मैंने कहा 5 गुने से 1 कम, इसलिए मैंने ऊपर किया 5 गुने से 4 कम कर दिया था अप्रोक्सीमेटली। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी आप अप्रोक्सीमेशन में जाओगे तो इतना क्लोज अप्रोक्सीमेशन हमें नहीं खोजना है। 23/6 वॉज ए बैड अप्रोक्सीमेशन। लेट्स डायरेक्टली थिंक अबाउट 4:1। इससे क्या होगा दिखाता हूं मैं आपको। आपने कहा ये मेरा 571 है, यहां मैं 29 का कर रहा हूं। 29 का चेंज अगर यहां होगा तो यहां पर चेंज कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगर मैं इसको 4/1 मानता हूं तो 4 गुना 29 का कितना होगा? 116 हो जाएगा चेंज। कर लो 116, ये हो जाएगा आपका 2339/571, ये 600 हो गया। वैल्यू आपकी आ गई 2339/600। अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा, 6 18, 5 23, 6 48, 59 आया, 6 9 54, 5 6 48। देयर इज नो मच चेंज ना। 3.8 की जगह 3.9 आ गया तो क्या फर्क पड़ा मेरा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अप्रोक्सीमेशन है ना, इसमें इतना दिमाग नहीं लगा देना है आपको। कोशिश करनी है कि हमारा अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफाइड हो। 23/6 अप्रोक्सीमेशन लिख के मैं नहीं चलूंगा, मैं उस 4/1 लिखूंगा। अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो 2223 को 2200 करें तो ज्यादा अप्रोक्स नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज और हेमेंद्र जी, डायरेक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि जब न्यूमरेटर बढ़ता है और उस समय डिनोमिनेटर भी अगर बढ़े तो बैलेंस। न्यूमरेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन बढ़ाता है, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन को घटाता है। जब हम दोनों को बढ़ाते हैं तो दोनों, एक वैल्यू बढ़ाना चाह रहा है, एक वैल्यू घटाना चाह रहा है, एक बैलेंसिंग है। तो वो अप्रोक्सीमेशन जो है थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोक्सीमेशन अपने आप हो जाता है। आपने एक वैल्यू को घटाया, दूसरे को बढ़ा दिया, इससे क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन इम्बैलेंस होता है। एक न्यूमरेटर को आप घटा रहे हो, वो फ्रैक्शन को घटाना चाहता है। डिनोमिनेटर को आपने बढ़ाया, वो भी फ्रैक्शन को घटाना चाहता है। तो जो आपका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आया वो घटा हुआ ही आना है, इम्बैलेंस अप्रोक्सीमेशन। इसलिए ट्राई टू इंक्रीज बोथ, ट्राई टू डिक्रीज बोथ। कुछ केसेस में हम ऐसा नहीं करेंगे, जहां पर लेट से ऐसी वैल्यू मुझे दे दो आप 1012 और यहां पर आप कर दो लेट से समथिंग लाइक 1198। अब यहां मुझे पता है कि इसको 2 से बढ़ाना तो मैं इसको 1200 कर दूंगा, यहां 12 घटा के इसको 1000 कर दूंगा। आई नो इट्स नॉट, बोथ आर नॉट, एक डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, बट मुझे पता है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क इससे पड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर का बेस्ट अप्रोक्सीमेशन 1200 ही है और न्यूमरेटर का बेस्ट अप्रोक्सीमेशन 1000 ही है। उसको बढ़ा के मैं 1100 करूंगा, वो बढ़ा के 1300, कोई मतलब ही नहीं है। तो जब बहुत क्लोज मामला होगा तो आप ऐसे कर लो। तो इट्स मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस देन कोई बहुत स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हैं। बट हाँ, दोनों को बढ़ाना और दोनों को घटाना इसलिए फॉलो करना है ताकि आपका अप्रोक्सीमेशन बैलेंस्ड अप्रोक्सीमेशन रहे। मैं आता हूं इस वैल्यू पर जो 435/784, इसको निकालते हैं। क्या था? 435/784 लिखो यहां पर। 435/784 सब लोग आप सॉल्व करेंगे, मैं भी करूंगा। बताओ इसको क्या लिखूं मैं, क्या अप्रोक्सीमेशन इसका सही अप्रोक्सीमेशन होगा? तो आप कहोगे अगर हम ऐसे देखें तो 5/8, राइट, मेक्स मोर सेंस। या तो 5/8, यहां से 35 हटा लो, यहां से 84 हटा लो, और हम कह लें कि ये हमारी हो गई 4/7, दोनों ठीक है। आई कैन से 5/8, आई कैन से 4/7, दोनों चलेगा। इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो। ये लेकिन बताए बेटर अप्रोक्सीमेशन है, इसका कारण बता रहा हूं मैं क्यों। ठीक है, कारण बता रहा हूं
किसी ने एक और सजेशन दिया कि इसको 480 लिख लो और इसको 800 लिख लो, तो भी सही है, सब चलेगा, कोई भी ले लो आप निकल के देखो, आप वैल्यू खराब नहीं आ सकती। जैसे मैंने ये ले लिया, चलो थोड़ी देर के लिए, या मैं 5/8 ही ले लेता हूं, छोड़ो, दोनों को सेंचुरी नंबर पहुंचा दिया। अब देखो 435 यहां है, 784 यहां है, इसको बनाना है 800, मुझे इसको बढ़ाना है 16, तो मैं इसको बढ़ाऊंगा 5/10 के 10। अगर मैंने 8 दूनी 16 किया तो इसको 5 दूनी 10 बढ़ा दो, 445 आ जाएगा ये। अब ये वैल्यू जब आप निकालोगे डिवाइड करके दशमलव में, कितनी आएगी? 8×5 = 40, 8×5 = 40, कितनी आ गई? जरा एक्चुअल वैल्यू निकालो, कितनी आ गई? अगर मैं इसी चीज को कैलकुलेटर से निकालता तो वैल्यू कितनी आती? 435 डिवाइडेड बाई 784, 55.48, 0.5548। नॉट अ बैड अप्रोक्सीमेशन, 55.6 और 55.5 के आसपास, बुरा अप्रोक्सीमेशन। इवन इफ 5/8 थोड़ा अप्रोक्सीमेशन दूर है, इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। आप डिनोमिनेटर में सिर्फ 16 बढ़ा रहे हो, आपको पता है कितना परसेंटेज है? 20% है लगभग। और न्यूमरेटर में जब आप 65 बढ़ा रहे हो, ओके सॉरी 20% नहीं बोल रहा हूं, 2% के आसपास आप डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो, और न्यूमरेटर को आप कितना बढ़ा रहे हो? मोर देन 15%, लगभग 15% बढ़ा रहे हो आप। ये अप्रोक्सीमेशन जो 5/8 का है, ये काफी वेग है, दूर अप्रोक्सीमेशन है ये, बट स्टिल आपका आंसर तब भी करीब है। तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है अप्रोक्सीमेशन। अब 4/7 में देखो क्या मजेदार बात है, 435 में आप 35 आ रहे हो, 400 बना रहे हो, 784 में आप क्या कर रहे हो? 84 हटा रहे हो। तो आप जरा ध्यान से देखें कि 435 में अगर आपने 35 हटाया, आपने 9% के आसपास की वैल्यू रिड्यूस करी है। यहां देखो 784 में अगर आपने 84 हटाया, तो आपने लगभग 10% के आसपास वैल्यू हटाई है। ठीक ठाक है, दिक्कत नहीं, therefore it's good, this is better approximation। आप इससे वैल्यू निकालोगे तो करीब की वैल्यू आएगी, निकाल के देख लो। जैसे मैंने कहा 735 बटे 435 बटे 785, और यहां मैंने कहा मैंने 16 बढ़ाया, और यहां कितना बढ़ाऊं? ये 800 हो गया, 784। अब 16 आपने बढ़ाया तो आपने कहा 4/7 है, 7 को आपने 16 बढ़ा दिया, इसको कितना बढ़ाऊं? आप कहोगे 4 × 16/7 बढ़ाओ, 64/7 इज 9.14, 444.14 डिवाइड करें, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 8×5 = 40, इट्स 55.52, लिटिल क्लोजर। देखो इससे ज्यादा क्लोज आया एक्चुअल आंसर के, बट फर्क इतना ज्यादा नहीं है कि आप इतना भेजा अपना खराब करो अप्रोक्सीमेशन। पहला स्टेप है मेरे को अप्रोक्सीमेट करना है, मुझे एक अप्रोक्सीमेट रेशियो चाहिए। तो जब मुझे एक अप्रोक्सीमेट रेशियो चाहिए ना, तो उसमें मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा कि उसी को लगाने में मेरा टाइम निकल जाए, मुझे तो टाइम बचाना है ना। अप्रोक्सीमेट रेशियो बहुत तेज निकालना है, और ये बाय एक्सपीरियंस, जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें टाइम देना नहीं है कि मैं कितना टाइम लगा के इसी में पूरा दिमाग लगा दूं, नहीं लगाना है दिमाग। आप बढ़ाना है, दोनों को बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, 5/8 उससे भी उत्तर आ जाएगा। देन विद द एक्सपीरियंस यू विल लर्न कि मेरा अप्रोक्सीमेट रेशियो इतना हो। थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस चीज अपने आप आ जाएगी, तो उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। आशा करता हूं आपको आज की क्लास थोड़ी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, कल भी हम करेंगे। तो कल ध्यान रखना 4P पे आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की क्लास कंटिन्यू है, और बहुत कुछ सिखा दूंगा मैं इन 5 क्लासेस में। बाकी को तो हम प्रोबेबिलिटी के क्लासेस करने वाले हैं, प्रायिकता करने वाले हैं। और अभी ये क्लासेस का शेड्यूल जो है मैं फिर से दिखा दूं आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन किसी को ना हो, ठीक है। जो बच्चे लेट उठे वो जान लें। तो देखो ये मेरे आगे आने वाली क्लासेस का शेड्यूल्ड है, स्टैटिस्टिक्स से छोड़ भी बाकी सारी क्लासेस कंफर्म्ड है। तो कल 26 तारीख को भी शाम को 4 बजे ये आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की क्लास होनी है, इसमें आपको आना ही आना है, ठीक है।
फिर मंडे को भी क्लास है, ट्यूसडे को भी क्लास है ये वाली, और फिर थर्सडे को भी क्लास है, ठीक है, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की। तो कल शाम को 4 बजे फिर से मिलेंगे। ख्याल रखिए अपना, सुस्त रहिए, मौज रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।